बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैजान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज वेडनेसडे 25 दिसंबर है और हम बात कर रहे हैं मशरिक वस्ता और यूरोप की सूरत हाल। 25 दिसंबर आपको मालूम है कि आज के दिन पूरी दुनिया के अंदर जो कैथलिक क्रिश्चियंस हैं वो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, और यूक्रेन भी क्योंकि ताज़ा कैथलिक हुआ है तो मुसलसल दूसरा साल था कि यूक्रेन ने भी आज ही के दिन क्रिसमस सेलिब्रेट किया। और आज ही के दिन रशिया की यूक्रेन के ऊपर हैवी किस्म की स्ट्राइक्स भी रिपोर्ट हुई हैं, और इन स्ट्राइक्स को लेकर ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि यूक्रेन के इत्तेहादी नेटो ममालिक के सरबराहान के मजम्मती अलामियों की लाइन लगी हुई है कि कितना बेशर्म है ये रशिया के सदर की, इसने क्रिसमस का भी ख्याल नहीं किया और यूक्रेन के ऊपर इतनी हैवी किस्म की स्ट्राइक्स की हैं। अब मैंने आपको बताया कि यूक्रेन तो चलें ताज़ा कैथलिक हुआ है, हालांकि यूक्रेन के अंदर भी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस की मेजॉरिटी है रशिया की तरह, और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस जो हैं वो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं हर साल 7 जनवरी को। तो आज रशिया का तो क्रिसमस नहीं था, एक तो ये वजह थी, और दूसरा विक्टर ऑरबान ने ट्रूस की कोशिशें की थी कि क्या 25 दिसंबर क्या 7 जनवरी क्रिसमस ट्रूस होना चाहिए, लेकिन यूक्रेन के सदर ने यह कहकर उनकी कोशिशों को मुस्तरद कर दिया था कि आप कहीं बशार अल असद को टेलीफोन ना कर देना, आपकी मीडिएशन की हमें जरूरत नहीं है। तो अब जब आपने क्रिसमस ट्रूस को मुस्तरद कर दिया था, खुद रशिया के सदर ने कहा था कि ठीक है मैं एग्री करता हूं, विक्टर ऑरबान को पुतिन ने यह जवाब दिया था, लेकिन यूक्रेन के सदर ने क्रिसमस ट्रूस की कोशिशों को मुस्तरद कर दिया था। तो फिर ये मजम्मती अलामिये तो नहीं बनते, और अगर मजम्मती अलामिये जारी कर भी रहे हैं ये जो डबल स्टैंडर्ड्स वाले कंट्रीज हैं, तो फिर गजा के अंदर मैं आपको बता दूं कि आज ही के दिन 23 मजीद शहादतें रिपोर्ट हुई हैं, 40 जख्मी भी रिपोर्ट किए जा रहे हैं, खवातीन और बच्चे ज्यादा हैं, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। और यहां पर जो क्रिश्चियंस हैं उनकी बहुत ज्यादा तकरीबात भी होती हैं इसराइल के अंदर, और उन्होंने दुआया तकरीबात के अंदर जो कैथलिक क्रिश्चियंस थे उन्होंने गजा के मासूम फलस्तीनियों और इस नस्ल कुशी की मजम्मत की है। इन क्रिश्चियंस ने, पॉप फ्रांसिस ने आज की जो दुआया तकरीबात थी उनमें जो गजा के अंदर जो भी मजालिम हो रहे हैं उन पर दुआया तकरीबात के अंदर उनको हाईलाइट किया गया है, और इस पर जो इसराइल के ऑफिशियल्स हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हैं, और बहुत ज़्यादा बयानात भी इनकी जानिब से जारी किए जा रहे हैं कि हम मस्तरद करते हैं ये जिस तरह की दुआया तकरीबात के अंदर जिस तरह की बातें की जा रही हैं, मसीहियों की जानिब से जिस तरह के इल्ज़ामात हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं, तो हमने कोई इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी हमने नहीं की इस 1 साल से जायद के अरसे के दौरान। अच्छा, गजा से हटकर मैं आपको बताऊं कि आज सदरन लबनान के अंदर भी इनकी स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई हैं। आज का मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि अगर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस ने भी ये जो कैथलिक्स का क्रिसमस है इसकी रिस्पेक्ट करनी है, तो फिर इसको भी आपने कहना था कि आज के दिन आप जो है वो जंग बंद कर दें, लेकिन एक लफ्ज इनकी जानिब से इस सहूनी को नहीं कहा गया। यहां पर भी बहुत ज्यादा क्रिश्चियंस हैं और यहां पर बहुत ज्यादा तकरीबात होती हैं वेस्ट बैंक के अंदर, क्योंकि यहां पर इस तरह की जो साइट्स हैं वो मौजूद हैं, जो कि आपको मालूम है कि ना सिर्फ मुसलमानों के लिए, ना सिर्फ यहूदियों के लिए, बल्कि ईसाइयों के लिए भी ये बहुत मुकद्दस सरजमीन है जो सरजमीन फ़लस्तीन है। तो यहां पर भी तकरीबात होती हैं। बहरहाल लबनान के अंदर भी आज के रोज जो जंग बंदी मुआहिदा है उसकी खिलाफ वर्जी सामने आई। अब नजीब मिकाती जो लबनान का केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, जिसने बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस जाहिर किया था फ्रांस और अमेरिका की मीडिएशन पर, तो इसकी जानिब से आज ये बयान सामने आया कि बराए मेहरबानी सहूनियों को समझाएं, सहूनियों की जानिब से जो सीज फायर की वॉलेशंस हैं अब तो गिन भी नहीं सकते, सैकड़ों में सीज फायर वॉलेशंस जो हैं वो इन सहूनियों की जानिब से लबनान के अंदर रिपोर्ट हो चुकी हैं, और इनकी जानिब से या तो मजम्मती अलामिये या फिर दरख्वास्त की जा रही है। और किससे दरख्वास्त कर रहे हैं? अमेरिका से दरख्वास्त कर रहे हैं कि बराए मेहरबानी सहूनियों को समझाएं और सीज फायर माहिदे की जो खिलाफ वर्जी है उसको रोका जाए। अब यमन की जानिब से मैं आपको बता दूं कि हाइपरसोनिक मिसाइल हमले, ड्रोन हमले यमन की जानिब से रिपोर्ट हो रहे हैं। यमन के खिलाफ इन्होंने ऐलान जंग कर दिया है, और यमन इनको सरप्राइज पर सरप्राइज यमन की जानिब से दिया जा रहा है। आज भी हमला रिपोर्ट हुआ यमन का इसराइल के ऊपर, इन्होंने दावा किया कि हमने इस मिसाइल को मार गिराया। तो यमनी हौसी मुजाहिदीन के तर्जमान का बयान सामने आया कि अभी पिक्चर बाकी है,
اور اس طرح کے حملے ہوتے رہیں گے اور آپ نے روک سکتے ہو تو روک لینا۔ F-18 لڑاکا طیارہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ کا F-18 لڑاکا طیارہ یمن نے مار گرایا تھا، جس کو امریکہ کہہ رہا تھا کہ فرینڈلی فائر تھا، ہم نے اپنے ہی طیارے کو غلطی سے ٹارگٹ کر دیا تھا۔ تو جو اصل کہانی ہے وہ حوثی مجاہدین نے بیان کر دی تھی۔ اب بھی ان کی جانب سے دھمکیاں تو خوب لگائی جا رہی ہیں حوثی مجاہدین کو، اور یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ کوئی بڑا آپریشن ان صہیونیوں کی جانب سے پلان کیا جا رہا ہے۔ جو یمن کے اندر جو سنا ہے یا حدیدہ ہے، یہاں پر کوئی بڑا آپریشن امریکہ، برطانیہ اور صہیونی مل کر کریں گے، لیکن یمن نے بھی وارن کیا ہے ان صہیونیوں کو اور یہ کہا ہے کہ ہم کسی بھی جنگ کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ اچھا، سیریا کی نئی حکومت نے وارن کیا ہے ایران کو کہ کیوس نہیں پھیلانا۔ شام کے اندر بڑے عرصے کے بعد ایک امن کی فضا جو ہے وہ قائم ہوئی ہے، تو آپ نے کیوس نہیں پھیلانا۔ اب ایران کی جانب سے جو ایمبیسی ہے ایران کی، اس کو اوپن کرنے کی درخواست کی گئی تھی، لیکن اس کا تو کوئی آفیشل جواب سامنے نہیں آیا، بلکہ ایران کو لے کر کچھ کیسز بھی انٹرنیشنل عدالت کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ سیریا کی نئی حکومت فائل کرے گی اور بلینز آف ڈالرز جو ہے وہ ایران سے یہ سیریا کی حکومت مانگے گی عالمی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا کر۔ اور پھر ایران کو وارن کیا گیا ہے کہ کیوس نہیں پھیلانا، کیونکہ ہم جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات بحال کر رہے ہیں۔ بہت سارے عرب کنٹریز نے، میں آپ کو بتا دوں انکلوڈنگ سعودی عربیہ، انہوں نے دورہ کیا، جو الشرہ ہے جو شام کے نئے لیڈر ہیں، ان سے ملاقات کی، اور یہ نئی حکومت جو ہے وہ فارمیشن کو بہت تیزی کے ساتھ فارمیشن کی جانب بڑھ رہی ہے۔ اب ترکیہ کے فورن منسٹر نے بھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شام کا دورہ کیا تھا، اور ترکیہ کے فورن منسٹر نے ایک تو دو طرفہ تعلقات اور پھر جو کردز فائٹرز ہیں ان کو لے کر جو کنسرنز تھے ترکیہ کے، وہ بھی الشرہ کے سامنے رکھے تھے۔ اور اب الشرہ کا بیان سامنے آ گیا، جو تمام کے تمام دھڑے تھے شام کے اندر، انہوں نے تو جو ابو محمد الجولانی ہیں ان کے آگے ہتھیار پھینک دی اور یہ کہا کہ ٹھیک ہے کہ ہم سارے ڈیفنس منسٹری کے انڈر آئیں گے، لیکن کردش جو فورسز ہیں ان کی جانب سے کوئی نہ ہتھیار پھینکے گئے ہیں۔ کردش فورسز کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ سپورٹ کرتا ہے، یہ امریکن بیکڈ کردش فورسز ہیں، تو انہوں نے نہ ہتھیار پھینکے ہیں بلکہ ان کے حملے بھی رپورٹ ہو رہے ہیں۔ ترکیہ کے صدر کا ایک بیان سامنے آیا، بلکہ وارننگ سامنے آئی۔ ترکیہ کے صدر نے کہا کہ ہم تمہیں شام میں دفنا دیں گے اگر تم نے ایچ ٹی ایس کے سامنے ہتھیار نہ ڈالے یا پھر ڈیفنس منسٹری کے انڈر تم نہ آئے، جس طرح سے تمام دھڑے آئے ہیں تو ہم تمہیں دفنا دیں گے۔ اور خبریں اس طرح کی بھی ہیں کہ ترکیہ نے اپنے بارڈر کے اوپر، جو شام کا بارڈر ہے، وہاں پر اپنی فوجوں کو ہائی الرٹ کر رکھا ہے، اور اگر یہ جو کردش فائٹرز ہیں یہ ہتھیار نہیں پھینکتے تو پھر ترکیہ اور ایچ ٹی ایس مل کر ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے بھی ارادے کچھ ایسے ہی ہیں۔ اور اب میں نے آپ کو بتایا کہ 27 دن باقی رہ گئے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ یہ ان فرینڈلی ٹیک اوور تھا بائی ترکیہ۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے ارادے خطرناک ہیں، ترکیہ کو لے کر بھی، ایران کو لے کر بھی، اور اس نے کہا تھا کہ اگر قیدی رہا نہ ہوئے تو میں جہنم بنا دوں گا مشرق وسطیٰ کو۔ اور قیدیوں کی رہائی کا جہاں تک تعلق ہے تو آج اسرائیل کا بھی بیان سامنے آیا اور حماس کا بھی بیان سامنے آیا، اور دونوں نے یہ کہا، حماس کے آفیشلز نے یہ کہا کہ اسرائیل جو ہے وہ نئی کنڈیشنز اگر پیچھے ہٹا لے تو پھر جنگ بندی معاہدہ ہو سکتا ہے، لیکن اسرائیل نے یہ کہا کہ ہماری تو کوئی نئی کنڈیشن نہیں ہے، ہماری کنڈیشنز تو سمپل ہیں کہ انہوں نے غزہ سے نہ باہر نکلنا ہے لبنان کی طرح۔ لبنان کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے غزہ سے باہر بھی نہیں نکلنا، انہوں نے بمباری اور بربریت بند بھی نہیں کرنی، انہیں صرف قیدی چاہیے۔ قیدی ان کے پاس آ گئے تو کون سا معاہدہ میں آپ کو دکھاؤں گا، اور حماس کے مجاہدین کو ان کی باتوں میں بالکل بھی نہیں آنا چاہیے، لیکن حماس کے مجاہدین جو ہیں اور جس طرح کی صورتحال ہے غزہ کے اندر، میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے بالکل جو ایڈ کے ٹرکس ہیں وہ انہوں نے بالکل بند کر دیے ہیں اور چیخ پکار رہے ہیں جو عالمی ادارے ہیں، جو ہاسپٹلز ہیں غزہ کے، کہ بالکل فیمن جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے سر پر، غزہ کے عوام کے سر پر کھڑا ہوا ہے۔ لیکن یہاں پر تو ڈونلڈ ٹرمپ بھی سر پر کھڑا ہوا ہے، جو عرب کے لیڈرز ہیں، جو مسلم لیڈرز ہیں، ان کے سر پر ڈونلڈ ٹرمپ کھڑا ہوا ہے، تو ان کی تو زبان یوں سمجھیں کہ تالو سے چپک گئی ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جس طرح کی دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں اور جس طرح سے ایکسپیکٹیشنز ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ ترکیہ کے خلاف بھی، ایران کے خلاف بھی،
जो डोनाल्ड ट्रंप है वो खुलकर मैदान में आएगा और अपने ही कुछ इत्तेहादियों के खिलाफ भी किस तरह की स्टेटमेंट्स वो जारी कर रहा है, तो उस पर सेपरेटली हम बात कर रहे हैं। बहरहाल तुर्किया तो एक कोशिश कर रहा है कि अमेरिका जो है वो कुर्दिश फोर्सेस की सपोर्ट से पीछे हट जाए, क्योंकि अब जो असल मामला था, जो असल प्रॉब्लम थी बशार अल असद, वो तो हल हो गई। लेकिन असल प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका को कहीं पर भी किसी खित्ते के अंदर भी किसी की डोमिनेंस पसंद नहीं है, चाहे वो नेटो मेंबर कंट्री तुर्किया ही क्यों ना हो। तो ये रजब तैयब एर्दोगान को जब ये होमवर्क कर रहे थे तो ये पार्ट इन्हें मिस नहीं करना चाहिए था कि डोनाल्ड ट्रंप या फिर अमेरिका की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्यों कर आपकी डोमिनेंस इस खित्ते के ऊपर या फिर शाम पर आपकी डोमिनेंस क्यों कर उसे अच्छी लगेगी। इनका दुश्मन मैंने आपको बताया था कि सऊदी अरेबिया इनका दोस्त नहीं है या फिर ईरान इनका दुश्मन नहीं है, तमाम के तमाम मुसलमान इनके दुश्मन है, क्या तुर्किया क्या ईरान। अच्छा, ईरान और रशिया के दरमियान मैं आपको बता दूं कि एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट, अब रशिया का वफ्द पहुंचा हुआ था ईरान के अंदर, ईरान के ऑफिशियल से ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात की और खबरें इस तरह की हैं कि नॉर्थ कोरिया और रशिया तर्ज का कोई सिक्योरिटी एग्रीमेंट जो है वो आने वाले दिनों में ईरान और रूस के दरमियान भी तय पा सकता है। और ये जो सिक्योरिटी एग्रीमेंट है ये बहुत ज्यादा सिक्योर कर देगा ईरान को। लेकिन जो रशिया का मामला है, यूक्रेन जंग का जो मामला है, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप आपको मालूम है कि बड़ा सॉफ्ट सा प्रपोजल रशिया के बारे का डोनाल्ड ट्रंप ने तैयार कर रखा है, लेकिन इस सिक्योरिटी एग्रीमेंट के तय पा जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपना रूस और यूक्रेन जंग को लेकर जो स्टांस है वो तब्दील भी कर सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप को मैंने आपको बताया था कि प्रेशराइज भी उसके इत्तेहादियों की जानिब से बहुत ज्यादा किया जा रहा है कि रशिया के साथ इतना हल्का हाथ आपने नहीं रखना। अब रूस और यूक्रेन जंग का मैंने आपको बताया कि रशिया के 70 से ज्यादा मिसाइल हमले रिपोर्ट हुए हैं। यूक्रेन के सदर ने जो क्रिसमस के मौके पर पैगाम जारी किया तो यूक्रेन के सदर ने यही बात की, और अभी रिसेंटली जो इन्होंने एक्स के ऊपर अपना पैगाम जारी किया यूक्रेन के सदर ने तो यही कहा कि कितना ब्रूटल, कितना बेरहम, कितना टेररिस्ट है व्लादिमीर पुतिन के, इसने क्रिसमस का भी ख्याल नहीं किया। तो मैंने आपको वजूहात बता दी कि एक तो ऑर्थोडॉक्स का क्रिसमस नहीं है और दूसरा ट्रूस की कोशिशों को जब मुस्तरद किया था यूक्रेन के सदर ने तो उस वक्त यूक्रेन के सदर को ये बात सोचनी चाहिए थी। अच्छा, रूस और यूक्रेन जंग को लेकर आज की सबसे इंपॉर्टेंट खबर मैं आपको बता दूं, माया सांदू ये मोल्दोवा की प्रेसिडेंट बनी है दूसरी मर्तबा। इस मर्तबा भी ये इंतखाबात जीत गई थी, लेकिन बहुत कम मार्जिन से 2-3% ज्यादा इन्होंने वोट हासिल किए। फिर रशिया के इन्फ्लुएंस का इल्जाम भी इन्होंने लगाया कि मैंने तो 90% वोट्स लेने थे, लेकिन यहां पर रशिया का इन्फ्लुएंस है। अब ट्रांसनिस्ट्रिया का मैंने आपको बताया था कि मोल्दोवा के अंदर एक ऑटोनोमस रीजन है ट्रांसनिस्ट्रिया, और ये ट्रांसनिस्ट्रिया की मैं तारीख में नहीं जाऊंगा। बहरहाल जब सोवियत टूट रहा था तो ट्रांसनिस्ट्रिया ने ये कहा था कि मैं रशिया के साथ हम शामिल होना चाहते हैं, तो जाहिर है कि बॉर्डर दूर था तो सोल्यूशन ये निकला कि जी ऑटोनोमस रीजन बना देते हैं ट्रांसनिस्ट्रिया, जहां पर एथनिक रशियंस ज्यादा रहते हैं। अब माया सांदू ने आज हलफ तो ले लिया सदारत का, और फिर ये खबरें गर्दिश करने लगी, रशिया की इंटेलिजेंस की जानिब से खबर सामने आई कि मोल्दोवा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले, जो बाइडन के ग्रीन सिग्नल के बाद ट्रांसनिस्ट्रिया पर हमला करने वाला है, ताकि ट्रांसनिस्ट्रिया के अंदर ये जो रशिया के लोग हैं, ये जो एथनिक रशियंस हैं, इनको जड़ से खत्म किया जाए। ट्रांसनिस्ट्रिया के अंदर से ये ऑटोनोमस रीजन वाला मजाक खत्म किया जाए, क्योंकि कल को ये डॉन बास भी साबित हो सकता है मोल्दोवा के लिए। तो इसलिए ये जो प्लान है मोल्दोवा ने बना लिया है, डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले ये कार्रवाई मोल्दोवा की जानिब से की जा सकती है, क्योंकि ये रशिया को कंसीडर कर रहे हैं कि रशिया बहुत वीक हो गया है। तो इस वीकनेस का फायदा ये छोटा सा मुल्क मोल्दोवा भी उठाना चाहता है, जाहिर है कि यूरोपियन कंट्रीज, नेटो ममालिक और अमेरिका की मदद से। लेकिन यह भी कहा जा रहा है जो वेस्टर्न लीडर्स हैं उन्होंने रशिया की इस इंटेलिजेंस पर यह रद्द-ए-अमल जाहिर किया कि ये एक्चुअली रशिया का प्लान है। रशिया इस एक फॉल्स फ्लैग प्लान कर रहा है ताकि मोल्दोवा के इलाके ट्रांसनिस्ट्रिया को भी अपने साथ शामिल किया जा सके। डोनाल्ड ट्रंप के ढीले ढाले प्रपोजल और डोनाल्ड ट्रंप के इस तरह के स्टांस को लेकर, जो प्रो रशियन स्टांस डोनाल्ड ट्रंप का है, तो उसका फायदा जो वेस्टर्न लीडर्स हैं उन्होंने कहा कि पुतिन उठाएगा, और पुतिन ना सिर्फ यूक्रेन को एक लैंड लॉक्ड कंट्री बना सकता है, बल्कि ट्रांसनिस्ट्रिया से भी, जो मेन लैंड रशिया है, उसको ट्रांसनिस्ट्रिया से भी रशिया जोड़ने की कोशिश करेगा। अब आने वाले दिन और डोनाल्ड ट्रंप के ओवल ऑफिस आने से पहले
بہت ساری تبدیلیاں ہمیں نظر آ سکتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ امریکہ کے ادارے اپنے حساب سے شیپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تمام کانفلکٹس کو۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے اوول آفس سنبھالنے سے پہلے بہت ساری تبدیلیاں ہمیں نظر آئیں گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کرسمس کے موقع پر جو اپنی اہلیہ کے ساتھ پیغام جاری کیا، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ صرف 27 دن باقی ہیں اور اس کے بعد میں امریکہ کو گریٹ بنا دوں گا۔ دیکھیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح سے امریکہ کو گریٹ بنانے کی کوشش کر رہا ہے پیناما کے حوالے سے۔ گزشتہ ویڈیو کے اندر ہماری بات ہوئی، پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کینیڈا اور گرین لینڈ پر قبضہ کر کے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کا منصوبہ ہے کہ یہ امریکہ کو گریٹ بنائے گا۔ یہ جو ٹاپکس ہیں کینیڈا اور گرین لینڈ کے حوالے سے، نیکسٹ ویڈیو کے اندر اس پر ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ گرین لینڈ کو لے کر ڈونلڈ ٹرمپ کا منصوبہ کیا ہے اور کیوں ہے۔ نظر رکھیں گے، آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔